मैं झारखंडी हूँ, आदिवासियों के गोद में पला हूँ। यहाँ का मिट्टी और यहाँ का पानी से ही मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं बाहर? अरे मैं क्या करूँ, मैं धृतराष्ट्र तो हो नहीं कि मैं खुद ही अपने 100 कौरव तैयार करके मैं मार्केट में सेटल करा दूं। वेलकम है, वैसा दरवाजा मैं इंतजार करता हूँ कि कोई तोड़ के आ जाए, बंद हो तो। अब एक बात बताइए, हमारा झारखंड का जैसे है ना अच्छा होना, राइट, यही कर लेगा क्या? नहीं सर, नहीं कर तो फिर कोई सपोर्ट नहीं है तुम लोगों के पास। मतलब कुछ युवा जुड़ गए, तुम लोगों ने ठान लिया और चल पड़े इस उम्मीद के साथ कि रास्ते में लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। चालू रखो, हमारे जैसे लोगों को जैसे जोड़े हो जुड़ते जाएंगे लोग वर्ल्ड लेवल पे झारखंड को या इंडिया लेवल पे भी झारखंड को एज अ टूरिस्ट प्लेस नहीं देख पाते हैं। जो भी हुआ, मैं पास्ट में नहीं जाना चाहूंगा। मैं बिलीव करता हूँ प्रेजेंट को ठीक कर दो जिससे कि फ्यूचर गोल्डन हो। ताज जैसा ब्रांड आ रहा है जी, फॉर्चून जैसा ब्रांड आ रहा है, लेमन ट्री जैसा ब्रांड आ रहा है। हर कोई सुन रहे हैं कि एआई इज टेकिंग जॉब्स, एआई जॉब को रिप्लेस कर रहा है। 84 में यही डर हुआ था, कंप्यूटर्स आएंगे, सबका जॉब खा जाएंगे। सारे यूनियंस हड़ताल कर रहे थे, पहले यूनियन से स्ट्रांग हुआ करते थे। चिल्लाते हुए आता हूँ, सर मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है सर। तो आपकी मिक्स्ड फीलिंग क्या रहेगी कि पहले पढ़ाई कर लो, डिग्री कंप्लीट कर लो, या उस आइडिया पे डे 1 से हम लोग काम करके उसको एक बड़ा चीज पे बनाए? जोहार आप सभी को, हमारे एक नए अध्याय में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भूपेश कुमार, प्रिंसिपल IHM, और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम आप देख सकते हैं, और इनको मड़वा मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपका स्वागत है सर हमारे नए अध्याय में। धन्यवाद मानिक। फिर से मैं बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर भूपेश कुमार, मैं IHM रांची में प्रिंसिपल हूँ सन 2019 से। इस कॉलेज का फाउंडिंग प्रिंसिपल हूँ। और मानिक जी ने सही कहा, हम लोगों ने मड़वा से रिलेटेड 2 विश्व कीर्तिमान हासिल किए हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, और मड़वा मैन के नाम से भी प्रचलित हूँ। और इसके अलावा भी मैंने जो रिसर्च वर्क है हमारे हॉस्पिटैलिटी फील्ड के अंदर, मैं पायनियर रहा हूँ। और वाइकाटो यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड के साथ हॉस्पिटैलिटी रिसर्च पे बहुत काम किया हूँ। बहुत धन्यवाद सर। सर हम जानना चाहेंगे, आपके लीडरशिप में IHM ने टॉप रैंक हासिल करा है, उसके पीछे का चैलेंजेस क्या रहा होगा सर? देखिए, चैलेंजेस मैं बताता हूँ। जब मैं 2019 में आया तो झारखंड में कोई भी IHM नहीं था। 1-2 छोटे मोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे जो होटल मैनेजमेंट की एजुकेशन दे रहे थे, लेकिन प्रॉपर इसके बारे में अवेयरनेस झारखंड राज्य में नहीं था। उसके कारण एक तो कॉमन पीपल, दूसरा पॉलिसी मेकर्स, दोनों को ठीक से इस कोर्स के बारे में आइडिया नहीं था। वो चैलेंज, सेटअप चैलेंज, मैं फरवरी 2019 में ज्वाइन किया और मैंने टारगेट लिया था कि जुलाई 2019 में मुझे चालू करना है। एवरीबडी वाज सरप्राइज, हर कोई आश्चर्यचकित था कि एक सरकारी संस्थान इतने कम समय में कभी कोई सुना नहीं है। तो मेरे को एक बिल्डिंग का ढांचा मिला था, उसको सजाया, संवारा, फ्लोरिंग किया, इक्विपमेंट खरीदा। लाइट नहीं था यहाँ, पानी नहीं था, सब कनेक्शंस लिया, एडमिशन्स कराया, और सक्सेसफुली हम लोगों ने 21 जुलाई 2019 को इस कॉलेज का शुभारंभ कर दिया। और इसका फॉर्मल उद्घाटन अक्टूबर में उस समय के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। अब रही बात चैलेंज का, 2019 अभी चालू किए ही थे, बच्चा अभी मतलब माँ बन के चलना ही सीखा था। कोविड आ गया 2020 में। कोविड आया तो जितने भी पुराने वेल इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें IHMs की मैं बात करूँगा, कहीं ना कहीं वो जो फियर फैक्टर था या किसी को अवेयरनेस नहीं था उस बीमारी के बारे में, लोग सरेंडर करके कहीं ना कहीं घर में अपने आप को बचाने के लिए दुबक के बैठ गया। और मैं उस समय अपनी दौड़ लगा रहा था। उस समय हम लोगों ने कोशिश किया ऑनलाइन एजुकेशन इमीडिएटली, याद होगा 20 या 21 मार्च को थाली बजाया हमने, 22 मार्च से हमने तुरंत क्लासेस चालू कर दिया। और IHM रांची जब दुनिया सो रही थी, जब जाग रहा था, और हमने ओपन टू ऑल IHMs कर दिया था, कोई भी IHM का बच्चा अटेंड कर सकता था। तो हम लोग पढ़ाना चालू कर दिए। बीच बीच में याद होगा, ध्यान होगा, बीच बीच में विंडोज़ होता था जहाँ पे खोल दिया जाता था, कभी खोले कभी बंद हुआ, कभी खुला कभी बंद हुआ, क्योंकि सरकार को भी आइडिया नहीं लग रहा था कि कैसे संभालें इस पैंडेमिक को। तो जब भी थोड़ा सा भी हमें उसका मौका मिलता था, उस विंडो का इस्तेमाल करते थे, बच्चों को तुरंत बुला लेते थे, और हम इन कॉलेज पढ़ाते थे जो कि दूसरे कॉलेज सोचते रह जाते थे। तो
हमने बहुत तेजी से दौड़ लगाई 20-21 में। उसके बाद हमने जैसे ही चीज़ें पैंडेमिक से बाहर निकले, पैंडेमिक में हमने ओपन जो हमारे आसपास के जो कम्युनिटी सर्विसेज में भी आईएचएम रांची बहुत इन्वॉल्व रहा। हम लोगों ने कभी करीबन 120 फैमिलीज, 125 परिवार जो बहुत दिक्कत में थे, स्पेशली ढूंढ ढूंढ के जो ईंटा भट्टा में मजदूर थे, वैसे परिवार जो फंसे हुए थे, जिनके माँ बाप घर पे नहीं थे, बच्चों को ढूंढ के उनका खाना पीना इंतजाम सब किया। तो वो भी हम कम्युनिटी सर्विस भी उस समय चलाते रहे। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। जैसे ही हम लोग पैंडेमिक से निकले, हमने 2 विश्व कीर्तिमान, उस समय इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में आना था, मैंने 22 से ही उसकी मुहिम स्टार्ट कर दी। 2022 में ही हमने जो हमारा पारंपरिक मड़ुआ छिलका, जिसका आज की डेट में हम लोग जीआई टैगिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। मड़ुआ छिलका का हमने 135 तरीके का उसका रैप तैयार किया और 27 मिनट में। रैप क्यों बनाया? क्योंकि मड़ुआ छिलका कहीं ना कहीं जो आज के युवा हैं, बच्चे हैं, शायद मड़ुआ का स्वाद नहीं पसंद करते थे, और एक समय मड़ुआ को गरीबों का खाना भी कहा जाता था। पर रैप क्या है, आज की डेट में यूथ का पसंद है, नीश मार्केट का डिमांड है, तो हमने रैप बना के रिकॉर्ड विश्व कीर्तिमान किया। और 2023 जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, तो हमने कुकीज़ में मड़ुआ का इस्तेमाल किया। कुकीज़ और बिस्किट्स दोनों बनाए, और हमने 54 प्रकार के 54 वेराइटीज़ 52 मिनट में, 52 मिनट में हमने उसका कीर्तिमान। तो इसलिए मुझे मड़ुआ मैन के नाम से कुछ मीडिया के मित्रों ने नाम रखा और मुझे उससे सम्मानित किया गया। तो ये है हमारी कहानी की चैलेंजेस कैसे था। तो मैं उन चैलेंजेस को मैं ये कहूँगा कि वो मेरे लिए चैलेंजेस से ज़्यादा ब्लेजिंग्स थे, ब्लेजिंग इन डिस्गाइज। इट्स सो इंस्पायरिंग सर। और मैं आपका बचपन का दौर जानना चाहूँगा। बचपन से ही आप पढ़ाई में रुचि रखते थे, पढ़ने में जैसे पढ़ाकू बोला जाता है वैसे थे, या कैसा रहा सर आपका बचपन? ये बड़ा आपको फिर से मज़ेदार लगेगा। बचपन की अगर मेरी बात करोगे तो मैं शैतान भी बहुत और पढ़ाई में भी बहुत आगे था। मतलब टॉप 5 में हर समय रहा, लेकिन फर्स्ट नहीं आया कभी लाइफ में, क्योंकि मैं उतना किताबी कीड़ा बनना नहीं चाहता था। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, इसलिए हर समय क्लास में टॉप 5 रहा। बचपन से लेके जब तक मैंने 10th कंप्लीट किया था, टॉप 5 में मेंटेन किया। शैतानी की बात करोगे तो हर तरीके का शैतानी में भी आगे रहा, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। एक बार पकड़ा गया था, टिफिन चोरी करके खा जाता था मैं सारे क्लासमेट्स के जो अच्छा अच्छा लंच लाते थे। तो बस वही मेरी एक शैतानी पकड़ी गई थी। बाकी आई वॉज वन ऑफ द लवली बॉय फॉर माई टीचर्स, माई प्रिंसिपल, एवरीबडी यूज्ड टू लाइक मी। सब मुझे पसंद करते थे। और हर तरीके का, जितने बच्चे, अगर एक क्लास 40 बच्चों की क्लास है, तो मैं एक मुझे माइनस कर दो तो 39 बच्चे जो बच गए, मैं 39 बच्चों का दोस्त था। तो ये है मेरा बचपन का, ये कि शुरू से लीडरशिप क्वालिटी, फ्रेंडली बिहेवियर, और हर जगह इन्वॉल्व रहना। अगर पढ़ने की बात करोगे तो वहाँ भी आगे रहने की कोशिश करना। स्पोर्ट्स की बात करोगे तो मैं स्कूल कैप्टन था, और बदमाशियों की बात करोगे तो सरदार था बदमाशों का। थोड़ा थोड़ा आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ सर। मेरा भी बचपन कुछ ऐसे ही रहा। मेरा भी मतलब मैं भी फ्रेंड्स सबका ही फ्रेंड रहा। और आप तो अपने क्लास के लंच खाते थे, मैं तो बगल सेक्शन, बगल क्लास के भी लंच खा जाया करता था। एक इंसिडेंट छोटा सा याद आता है। लाहा सर हमारे स्कूल में मैथ्स के टीचर थे, और हम उनके क्लास में बीच में लंच खा रहे थे। तो एक ने उठ के कंप्लेन करा कि सर बीच में मानिक लोग लंच खा रहा है। तो वो खाली बोलते हैं, क्या माने कि इसको नहीं खिलाया क्या, कंप्लेन कर रहा है। तो ये चीज़ें याद आई। मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में रुचि रखता था, अपने हाउस कैप्टन था, और थोड़ा बहुत चीज़ें सर सिमिलर करिए। मैं भी सारे टीचर्स के लिए बहुत अच्छा था, प्रिंसिपल्स के लिए बहुत अच्छा था। अभी भी मेरे स्कूल्स की यादें पूरी पूरी आ गई आपके बातों से। तो सर जब आप टीन एज में थे, बचपन से अगर थोड़ा आगे बढ़े, तो क्या आपका ड्रीम था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आने का, या फिर यहाँ जर्नी कैसे ये इधर आया? बहुत लाइफ मेरी इंटरेस्टिंग है यार। मैं जब 12th किया तो मुझे मैथ्स का हीरो कहा जाता था। मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग था। तो मेरे पेरेंट्स ने एक सपना बुना था, क्योंकि मैं अपने सारे क्लासमेट्स जो आसपास रहते थे मेरे घर के, वो लोग आते थे, मैं उनको पढ़ाता था मैथ्स फिजिक्स वगैरह। मैं ट्यूशन नहीं पढ़ के मैं पढ़ाता था अपने ही क्लासमेट्स को। तो फादर का कहीं ना कहीं इच्छा था कि ये इंजीनियरिंग दे, और फादर
इतना ध्यान नहीं देते थे, समय नहीं देते थे मेरे प्रति। तो उनको ये था कि अपना अप्लाई करेगा इंजीनियरिंग का, आईटी जेई का, ये कर लेगा। मैंने अप्लाई ही नहीं किया, उनको बताया भी नहीं, अप्लाई नहीं किया। मैं चला गया सीए और इन सब चीज़ों की तरफ मेरा रुचि बढ़ने लगा। साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी मैं कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसका फाउंडेशन कोर्स कर रहा था मैं। तो उसी समय मेरा एक दोस्त था, उस समय कोई मोबाइल का ज़माना नहीं था, हम बात कर रहे हैं 90s में जब हम लोग थे, तो मोबाइल के बारे में पता भी नहीं था मोबाइल आएगा ये। तो मेरा एक फ्रेंड था डोरंडा में एजी चौक पे एक हरा रंग का फॉर्म खरीद रहा था। मैंने बोला ये क्या भर रहा, क्या पता, 12th में कहीं फॉर्म भरने का कोई आदत था ही नहीं ऐसा कुछ। तो बोला होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भर रहे हैं। ही वॉज मेरी वेरी क्लोज फ्रेंड। बोला होटल मैनेजमेंट, यार हम लोग तो कोई सुने ही नहीं। बोला नहीं, बढ़िया कोर्स है और मैं तो इसमें अपना करियर बनाऊंगा। बोला ला यार एक फॉर्म हमको भी दे दे। वो उसी ने मुझे खरीद के फॉर्म भी दे दिया, मैंने पैसे भी नहीं दिए। फॉर्म उसने भरा, मैंने भी भरा, मैंने उसको दे दिया, मेरा भी पोस्ट कर देना। उसने जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस कर अपना कंप्लीट किया। फिर मेरे घर पे एक चिट्ठी आई लिखी हुई, आज भी वो चिट्ठी है, अभी फिलहाल में ही ढूंढ के निकाला था, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पटना सेंटर पड़ा है। तो एनडीए का भी फॉर्म भरा था, उसी दौरान 4-5 दिनों का गैप था। एनडीए का सेंटर कोलकाता में पड़ा था और इसका सेंटर पटना में पड़ा था। तो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, वहाँ से मैं पटना चला गया, होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस दिया, वापस आ गया। एनडीए में मैं चूक गया, कुछ नंबरों के लिए मेरा कट ऑफ से दूर रह गया। और इसमें मेरे को फिर से एक चिट्ठी आ गई कि मुझे कोलकाता एक पर्टिकुलर डेट को रिपोर्ट करना है, नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होटल मैनेजमेंट के लिए। और उसमें चॉइस भरना था कुछ कॉलेजेस का कि कहाँ आप लेना चाहोगे। तब मुझे पता चला कि होटल मैनेजमेंट के इतने सारे कॉलेजेस इंडिया में हैं। गया, इंटरव्यू था, ग्रुप डिस्कशन हुआ, एक्सटेम्पोर हुआ, उस समय सिलेक्शन होता था, जो आप ख़त्म कर दिया गया, अब तो नहीं होता। और दे के अपना चला गया। मैं तो मस्त था, मुझे लगा मैंने सब अच्छा से किया है, जो जवाब दिया हूँगा ठीक ही दिया हूँगा। वापस आया, फिर से रिजल्ट आ गया कि आपको आईएचएम भुवनेश्वर रिपोर्ट करना है और ये फीस है, ये जमा करना है, इस तारीख को रिपोर्ट करना है। भुवनेश्वर हम लोग के लिए पहली बार नया सा, अगेन भुवनेश्वर के बारे में मैं तो जानता भी नहीं था उस समय, बस उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, दैट्स इट। इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं। फादर ने अपने एक फ्रेंड के बेटे के साथ मुझे अरेंज किया, वहाँ भेजा हम लोगों ने। वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता था फर्स्ट ईयर में, सरप्राइजिंगली नया बच्चा जा रहा है, हॉस्टल नहीं मिलता था। तो अपना हमने घर वगैरह ढूंढा और होटल मैनेजमेंट में भरा। जब हमने क्लासेस किया, हफ्ता भर में मुझे पता चला कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है। तो यहाँ से मेरी होटल मैनेजमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई। सर उस समय का प्रोसेस एडमिशन का अभी का प्रोसेस में कितना डिफरेंस आ गया है? बहुत टफ था हमारे समय में, तो लगता था कि हमने अचीव किया है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम बिना कोई कोचिंग का, बिना कुछ पते का, सिर्फ सिलेबस आइडिया होता था। गए, एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आता है, फिर आपको ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, एक्सटेम्पोर हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तब आप सेलेक्ट हो रहे हो। तो वो ज़माना गोल्डन पीरियड था। अभी क्या है, कोचिंग भी होता है, ऑनलाइन भी सब कुछ है, मटेरियल अवेलेबल है, आपको एंट्रेंस देना होता है, एडमिशन आपको बस उसके मेरिट पे बन गया और कंफर्म हो गया, और ऑलमोस्ट एडमिशन सीटों के अनुपात में आजकल सबको मिल जाती है। तो अब तो मतलब एक केक वॉक है। अब तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो जो दिया वो लकी है, और हम लोग के समय में पता नहीं होता था कि लकी हैं कि अनलकी हैं। वो तो एक जब चिट्ठी आती थी तब पता चलता था। सर जैसे कोई आईएचएम में आना चाह रहा है, तो आईएचएम रांची बाकी आईएचएमओ से कैसे अलग है सर? हाँ, ये जो बताओगे मैं बताता हूँ। पहली बात तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज़ादी के बाद जो चालू हुआ था, अब रिसेंटली ये लोग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, चेंज की बात कर रहे हैं। अभी चेंज ऑन पेपर हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ ने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन वो भी अभी भी पुराना कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस को छोड़ नहीं पा रहे हो, मोह माया से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन हम 2019 में जब एनईपी लॉन्च हुआ था 2020 में, उससे पहले 2019 में मैं
अपने फैकल्टी से लड़ा करता था कि एजुकेशन जो तुम लोग देखे हो भूल जाओ, माइंड से वाइप आउट करो। मैं जो कह रहा हूँ नया कॉन्सेप्ट, बच्चे नए हैं, जेन जी की बात करते हैं हम, जेन जी को ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता है। और मैंने रिसर्च बेस्ड एजुकेशन पे एम्फेसिस किया। किताब लिखना, नोट्स लिखना, मैं सबके अगेंस्ट था। फैकल्टी को अडॉप्ट होने में मेरे साथ टाइम लग रहा था। तो हमारे यहाँ एक तो बच्चों को सिलेबस से बियॉन्ड पढ़ाते हैं हम। ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ हम ज़्यादा पुराने स्टाइल ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्सेज में था, स्किल पे ज़्यादा ध्यान देते थे। मतलब कुकिंग है तो कुकिंग में, सर्विस है तो सर्विस फ्रंट ऑफ, मतलब वो लोग फोकस करके एरिया को, मैं उससे बियॉन्ड चला गया। मैं बोला कि मैनेजमेंट कोर्स है ये, स्किल के साथ मैनेजरियल स्किल नहीं दोगे तो बच्चा सस्टेन नहीं करेगा, इंडस्ट्री क्विट कर देगा। तो हमने बच्चों को रिसर्च सिखाया, मैं बच्चों को मैनेजरियल स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। इवेंट मैनेजमेंट मेरे कॉलेज में जो होता है बच्चे करते हैं डायरेक्ट मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में, कोई टीचर का सपोर्ट नहीं। हम लोग होटल में जो फंक्शन चलता है, जिस तरह से होटल एक मैनेज होता है, मैं बच्चों को हायरार्की में बनाकर, जीएम है, एचआर मैनेजर है, एफएनयू मैनेजर है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव से सब बना रखा हूँ बच्चों को। और वो एज ए होटल मेरे इंस्टीट्यूट को पैरेलली चलाते हैं अदर देन द क्लासेस। प्लस जब हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो मैं अपने टीचर्स के साथ एम्फेसिस करता हूँ कि जो इंडस्ट्री का मेनू कार्ड उठाओ, जो आज की डेट में डिमांड में, बच्चों को वो सिखाओ। प्लस आप लोग पता नहीं सुने हो कि नहीं, मिशलिन स्टार वगैरह होता है रेस्टोरेंट, वो प्लेटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जी। तो प्लेटिंग पे, डेकोरेशन पे, फूड प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। आदमी आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो गया। आपने ध्यान दिया होगा रेगुलरली कितना रेस्टोरेंट हर दिन देखते होगे, इंस्टाग्राम पे भी जो इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स होते हैं वो हर दिन एक नया रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो जो कस्टमर लॉयल्टी वो ख़त्म होते जा रहा है। पहले की तरह नहीं है कि हम जैसे रांची का एग्जांपल दूं, अभी रांची में बैठे हैं तो पहले क्या होता था, कावेरी पंजाब से ईट हाउस चॉइस नहीं था लोगों के पास ईट आउट करने को। अभी इतना चॉइस है, एक बार आपके यहाँ खाएगा दोबारा आपके यहाँ आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जब तक आप इनोवेट नहीं करोगे, जब तक आप नया चीज़ कस्टमर्स को नए तरीके से पुरानी चीज़ को कस्टमर्स को प्रेजेंट नहीं करोगे, आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये तो एक खाने का है, मतलब मैं पूरा ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी की बात करता हूँ। प्लस मैं अपने बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहा हूँ कि आज की डेट में हमारा होटल मैनेजमेंट सेक्टर ओपन हो चुका है। जो हॉस्पिटैलिटी में बच्चे ग्रेजुएट करते हैं उनको हम रिटेल मैनेजमेंट के लिए भी तैयार कर रहे हैं, और अच्छा खासा बड़े बड़े रिटेल ब्रांड्स हायर करने आ रहे हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट पैकेज आज की डेट में फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए बच्चों को सोडेक्सो जैसी कंपनियां दे रही हैं। तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में माइस सेक्टर बहुत इवॉल्व हो रहा है। आप देखोगे कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी, आप देखोगे डेस्टिनेशन वेडिंग्स का नाम सुनोगे बहुत होता है, बर्थडे वगैरह अलग तरीके से ही सेलिब्रेट हो, मतलब छोटा से छोटा इवेंट को भी बड़ा इवेंट किया जा रहा है। तो इवेंट मैनेजमेंट में मैं अपने बच्चों को क्रिएटिवली तैयार करता हूँ। मेनी टाइम जब मेरे सोशल मीडिया पे ये सब इवेंट्स के पोस्ट जाते हैं तो लिख कर आता है कि आईएचएम रांची के पास लगता है फंड बहुत ज़्यादा है। फंड ज़्यादा नहीं है, तरीका मेरा अलग है। फंड वही है जो सबके पास रहता है, भाई आईएचएम है, जिस आपका फीस है उस तरह मेरा फीस है, पर आप किस तरह से आप अपने खर्चे मेंटेन करो और मैं किस तरह से कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। नजरिया अपना अपना है, चश्मा का पावर सबका अपना अपना। सर तो बेसिकली मैंने आपका एक इंटरव्यू में सुना भी था कि आप बता रहे थे कि आपके पास स्टूडेंट्स कम पड़ जाते हैं, इतने आपके पास रिक्वायरमेंट्स है, तो इसको प्लेसमेंट्स है, तो वो कैसे फुलफिल कर पा रहे हैं सर आप? फुलफिल करना तो देखो मुश्किल है, वही तो कह रहे हैं, हमने अप्लाई भी किया था सीट बढ़ाने का, पर अभी परमिशन नहीं मिला हमें। हम 120 के इनटेक पे ही हैं, और मेरे पास ऑन एन एवरेज 20 कंपनीज आ रही हैं। अब आप देखोगे अगर मैं 100-120 बच्चे लेके एक कॉलेज चला रहा हूँ और 20 कंपनीज आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज पर कंपनी इवन इफ यू कैलकुलेट इट बाय 5 तो शॉर्टेज पड़ जाता है, क्योंकि कोई कोई ब्रांड आता है उसको 15-15 बच्चे भी चाहिए होते हैं, बल्क में चाहिए होते हैं, तो शॉर्ट पड़ता है। और थ्रू आउट द ईयर मैं परेशान रहता हूँ। आई कीप ऑन रिसीविंग कॉल फ्रॉम जनरल मैनेजर, एचआर मैनेजर कि सर बच्चे हैं हमारे यहाँ, वैकेंसी है, भेजो भेजो भेजो, आप तो हमें दे ही नहीं रहे हो।
अरे मैं क्या करूं, मैं धृतराष्ट्र तो हो नहीं कि मैं खुद ही अपने 100 कौरव तैयार करके मैं मार्केट में सेटल करा दूं। तो ये चैलेंज है कि ये कॉलेज के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम और भी बच्चों को अगर एडमिशन दिया गया तो हम उनको भी प्लेस कर पाएंगे, और प्लेस कर पाएंगे की बात नहीं है, बेटर देन अदर प्लेसेस हम प्लेस कर पाएंगे। सर अभी भी ये इंटरव्यू प्रोसेस कुछ होता है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स आपकी इंडस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट है? हमारे स्किल में कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स पे ही हर चीज़ डिपेंडेंट है। कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ के चले गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कम्युनिकेशन स्किल। अब मैं लड़ता हूँ, आप जाओगे दूसरे कंट्री में, चाइना जाओ, फ्रांस जाओ, वहाँ पे देखिएगा वो अपने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। बट हमारे यहाँ अभी भी इंग्लिश एक रिक्वायर्ड है। इवन एडमिशन जो है हमारे यहाँ, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है 12th में बच्चे का होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल है, और उसके लिए मुझे मालूम है मेरे पास किस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो हम लोग स्पेशली उनको तैयार करते हैं। मेरा बच्चा जो आज आया है 3 साल बाद, वो कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू के दौरान बैठकर बहुत आसानी से हर क्वेश्चन का जवाब, जैसा भी इंटरव्यूअर को रिक्वायर्ड है, इंग्लिश में रिक्वायर्ड है या बोथ लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, वो आसानी से कम्युनिकेट कर पाता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो वी हैव द बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारे बच्चे जब 3rd ईयर में प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो मैं एक ही मैसेज मुझे हर इंडस्ट्री पार्टनर से आता है, योर स्टूडेंट्स आर द वेल ग्रूम्ड एंड बेस्ट ग्रूम्ड स्टूडेंट्स। तो ये हमारी अपनी अचीवमेंट है। दैट्स ग्रेट सर। सर बी वेरी ऑनेस्ट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं बाहर? ये सवाल आपका गलत है। एंटरप्रेन्योर इतने आ रहे हैं, स्टार्टअप्स इतने आ रहे हैं, और सिर्फ मेरे हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन के बच्चे नहीं, दूसरे भी लोग जो हॉस्पिटैलिटी में अपना स्किल्स नहीं आजमाए हैं, वो भी आप देखोगे इस सेक्टर में डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। वो खुद एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो भी आना चाह रहे हैं बिजनेसेस लेके मेरे सेक्टर में। तो हॉस्पिटैलिटी किया हुआ बच्चा तो बेस्ट करता ही है। मेरे पास एग्जांपल्स हैं। आज से अराउंड 15 साल पहले एक बच्चा को मैंने यूएसए में प्लेस किया था जब मैं राजकोट में पढ़ाया करता था, और अभी वो अमेरिका में 4 होटलों का ओनर है। अब उस बिल्डिंग का भले ओनर हो ना हो, उसने उसको लीज पे ले लिया है, रन कर रहा है एज अ ओनर, और उसमें से एक होटल आईजी ग्रुप का 5 स्टार होटल भी है। तो एंटरप्रेन्योर की बात करें, मेरे एक ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खोल लिया है, हार्डली कितना 10 साल पहले पास आउट हुआ था। तो एंटरप्रेन्योर की तो कमी नहीं है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कोई आइसक्रीम के बिजनेस में आ गया है, कोई प्रोसेस फूड के इंडस्ट्री में आ गया है। एंटरप्रेन्योर बहुत आ रहे हैं। मानिक प्रॉब्लम क्या है कि झारखंड में आईएचएम का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं था, इसलिए नहीं दिख रहा है आपको झारखंड में। जी, आप नेट पे सर्च करो, रिसर्च करो, देखो कितने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस पढ़ाई को करने के बाद सक्सेसफुली दे आर बिलियनर्स, मिलियनर्स, व्हाट एवर यू से। वो क्योंकि मेरे पास उनका टर्नओवर रेशियो नहीं है दिखाने को, तो आएगा, झारखंड से भी आएगा। और हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी इनोवेशंस कर रहे हैं, इनफैक्ट देयर इज अ हैप्पी न्यूज़ टू शेयर विथ यू। हम लोग नाबार्ड के साथ वी आर इन टॉक्स, जल्दी इंक्यूबेशन सेंटर हम सेटअप करने चाह रहे हैं। तो जो आपका ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, मानिक कि स्टार्टअप्स आपको हमारे सेक्टर में आईएचएम से दिखेगा। और दूसरा, हमने ऑलरेडी कई स्टार्टअप्स कर दिए। एक टारगेट है हमारा, हमने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के साथ अंडर एन एमओयू, आप देखोगे ग्रामीण महिलाओं का एक ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी बोलते हैं। 100 उनके लिए कैफे पूरे झारखंड में हम लोग खोल रहे हैं। 3 साल का टारगेट है, 1 साल निकल चुका है। हमने करीबन अभी तक 30 कैफे के जितनी दीदियां हैं उनको ट्रेन कर दिया है, मेन्यू डेवलप कर दिया है। 1-2 सक्सेसफुली, बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है, कुछ अभी भी स्टार्टअप हिकअप्स में है, चल रहे हैं, रनिंग है, बट रेवेन्यू अभी बढ़ने में टाइम लग रहा है क्योंकि वो मार्केट को समझ रहे हैं, मार्केट उनको समझ रहा है। तो और वो गांव की ग्रामीण महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है,
तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में आई है, हमने इनको सिखाया है कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो थोड़ा उनको कहते हैं ना कि जब कोई ड्राइविंग सीखता है तो शुरू में डर डर के चलाता है, दूर भी कोई खड़ा है तब भी पहले ही ब्रेक लगा देता है। तो सिमिलरली वो लोग उस तरह से डर डर के अपनी मेन्यू प्राइसिंग है, बड़े कन्वेंशनल तरीके से चीज़ों को सेल कर रहे हैं या अपने प्रॉफिट्स को प्लान कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली हो जाएगा। तो 100 कैफे भी कम नहीं होता है स्टार्टअप की तरह देखो। और क्या बताऊं, मतलब क्या है हमारे झारखंड में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारे लोगों के पास जंगल के अलावा क्या था। अब हम उसको बियॉन्ड लेके गए हैं कि भाई तुम कैफे बिजनेस में आओ। अभी हम एक हमारा एमओयू की बात चल रही है, द ओपन फील्ड फोरम है एक जी। उन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, महुआ पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। महुआ क्या होता है, सीजन आता है समर में, गिर जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसको प्रॉपर एक उसका हम एक सिस्टम बना रहे हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हैंड फ्री कलेक्शन ऑफ महुआ बास्केट में, फिर उसको सन ड्राई कर रहे हैं और उससे हम लोग नए प्रोड्यूस लाइक महुआ का नेक्टर निकालने की सोच रहे हैं, जैम बनाने की सोच रहे हैं और भी कई प्रोडक्ट। तो वो जब हम इनोवेट करके लेके आएंगे प्रोडक्ट, वो एंड ऑफ द डे उन फॉरेस्ट जो इनहेबिटेट्स हैं उनको ही हम बेनिफिट देंगे। तो वो भी एक स्टार्टअप से कम नहीं है। राइट। क्योंकि वो बेचारा क्या करता था, महुआ लेके आया बाजार में, बैठा, जो लोग को समझ में आया थोड़े बहुत खरीद लिया, अदरवाइज वो स्पूरियस लिकर बनाने में चला जाता था। हम उसको ऐसा कर देंगे कि महुआ का लिकर के लिए महुआ बचे ही नहीं, पूरा डिमांड मार्केट में चला जाए और वो हेल्दी कंजम्पशन है, उसकी अपनी एक स्वीटनेस है। और एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, उस महुआ का जो स्वीटनेस है उससे इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होता है। तो हम रिप्लेस करेंगे शुगर को, जैगरी को, महुआ को उसके स्वीटनर से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। सर, हमेशा आप झारखंड और झारखंड के लोगों के लिए बढ़ के आगे आते हैं स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स की बात करें। और रादर देन आईएचएम, हम जिस भी इंस्टीट्यूशंस में गए हैं वहाँ के प्रिंसिपल वहाँ के स्टूडेंट्स को ही तजब्बू देते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को ही हेल्प करते हैं। आप सर पूरे झारखंड के लोगों के लिए मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, इसके लिए तो पहले धन्यवाद। दूसरा मैं जानना चाहूंगा सर कि यहाँ का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो आपको कैसा लगता है? कुछ गैप्स है जिसको फुलफिल किया जा सकता है, या ये इकोसिस्टम को और कैसे डेवलप किया जा सकता है सर? यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम है भी, तुम्हारे को लगता है एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कोशिश कर रहे हो, मैं जानता हूँ आप लोग का भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंटरवेंशंस करने का बहुत कोशिश कर रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो नए यूथ्स जो नए नए स्टार्टअप लेके आ रहे। एक प्रोग्राम में इनफैक्ट मैं भी गया था, मैंने देखा, आई अप्रिशिएट। लेकिन अभी भी पॉलिसी में इंक्लूड होकर थ्रू द रियल स्टेक होल्डर, जब तक ये इकोसिस्टम को वो लोग ठीक नहीं करेंगे, हम स्टार्टअप में थोड़ा सा स्लो है। लेकिन दिख रहा है मुझे, होप इज देयर, प्रेजेंट गवर्नमेंट इज थिंकिंग अ लॉट। कई स्कोप्स में देख रहा हूं कि वो लोग सोच रहे हैं। अब उस सोच को कार्यान्वित करना है तो हमारे जैसे लोगों को आगे आना होगा। जरूरी नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे कि सरकार करेगी फिर हम करेंगे। तो हो, जैसे आप लोग स्टेप ले रहे हो उसी तरह और भी स्टेप ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं इंक्यूबेशन सेंटर अगर मेरा एक्टिवेट हो जाता है तो इसी तरह धीरे धीरे होगा। मेरे को देख के जो अदर एस्टैब्लिश अच्छे इंस्टीट्यूट, जैसे अभी जो आप बात कर रहे हो, आई विल नॉट नेम दोज इंस्टीट्यूट बट दे आर बिग ब्रांड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, हमारे झारखंड राज्य में, और आप सही करो वो अपने स्टूडेंट्स के बियॉन्ड नहीं देख रहे। राइट। आई विल नॉट नेम देम क्योंकि दे आर प्राइड ऑफ आवर झारखंड। तो वो अपने स्टूडेंट्स के बियॉन्ड नहीं देख रहे हैं। और मैं मेरे स्टूडेंट के लिए तो मेरे पास टीम पड़ी है ना, मेरे टीचर्स हैं ना उनका ख्याल रखने के लिए। तो टीचर्स देख लेंगे उनको क्या करना है, एंटरप्रेन्योर निकला है, जॉब देना है। क्योंकि मैं दोनों तरीके से ना उनको जो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो जॉब क्रिएशन की भी बात कर रहा हूँ। तो बच्चे ही है मेरा जो जॉब सीकर भी बन सकता है, जॉब क्रिएटर भी बनेगा। लेकिन वो पास आउट होते हैं, अगर जॉब क्रिएटर बनने की बात करोगे तो उसका एक्सपीरियंस नहीं। तो हम तो उसको जॉब सीकर पहले बनाते हैं, जिससे कि वो इंडस्ट्री में 2-3 साल काम करके तब वो वापस मेरे पास आए और हम उसको
जॉब क्रिएटर बना के भेजें, लेकिन मार्केट में नहीं जाएंगे हम, मार्केट में एक डिस्ट्रप्शन मैं नहीं क्रिएट करूंगा, तो झारखंड से जो मेरी पर्सनल जो उम्मीदें हैं, जो मेरे सपने हैं, वो कैसे पूरा होगा। राइट। तो मैं झारखंडी हूँ जी सर। आदिवासियों के गोद में पला हूँ, और मतलब यहाँ का मिट्टी और यहाँ का पानी से ही मैं इतना इस लेवल पे पहुँचा हूँ। तो मुझे दोनों को देखना है। मेरे बच्चे मेरे लिए बड़े अजीज हैं, लेकिन मेरा झारखंड उससे भी कहीं ज़्यादा अजीज है, तो मुझे तो उसके लिए करना है। बहुत धन्यवाद सर, जब आप ये बातें कर रहे हैं तो मुझे गूजबम्स आ रही है सर। सो थैंक यू सो मच। और बेसिकली स्टार्टअप झारखंड सर इस इकोसिस्टम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारा स्टार्टअप झारखंड है। आप स्टार्टअप झारखंड के बारे में दो शब्द क्या बोलना चाहेंगे, और हम लोग एज अ स्टार्टअप झारखंड कम्युनिटी और क्या लेके आए झारखंड के वासियों के लिए, ताकि यहाँ के इकोसिस्टम को, यहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप को, यहाँ के स्टार्टअप्स को और डेवलप किया जा सके सर। आई अप्रिशिएट यू ऑल। पहला चीज़ तो जो कर रहे हो, मैंने देखा कोई सपोर्ट नहीं है तुम लोगों के पास। मतलब कुछ युवा जुड़ गए, तुम लोगों ने एक ठान लिया और चल पड़े इस उम्मीद के साथ कि रास्ते में लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। चालू रखो, हमारे जैसे लोगों को जैसे जोड़े हो जुड़ते जाएंगे लोग। अब रही बात कि आगे क्या करना, आपने तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे आप उनको इकट्ठा कर रहे हो, वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको आपको बूस्टअप करना है तो इसको आप अदर वे राउंड लाओ। जैसे एग्जाम्पल दूंगा, एग्जैक्टली तो कॉपी नहीं कर पाओगे, बट एग्जाम्पल शार्क टैंक मेथड में जाना पड़ेगा। राइट। इन्वेस्टर्स को हमको झारखंड में लाना पड़ेगा। ढूंढो, रिसर्च करो, पहले उनको इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करो जो स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाने को तैयार है। अब उनको एक तरफ, और एक तरफ जिनको आप लाते हो, जो अपने इनोवेशंस आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, आमना सामना कराओ। सिर्फ विनर घोषित कर देने से क्या हुआ कि तुम्हारा बेस्ट लगा हमें आइडिया, यू कैन बी गुड, वो बंदा आगे जा रहा है तो उसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा, तो अब हमें ही अदर वे राउंड सपोर्ट सिस्टम भी हम ही लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। राइट। क्योंकि अभी एक ग्रुप बन गया है, इसके पास इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कुछ है कि देखिए हमने ऐसा किया, लास्ट इवेंट्स के रिपोर्ट्स हैं, स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, उनको पूरा एक बुक फॉर्म में बनाकर इन्वेस्टर्स के पास लेके जाओ। जब इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ, एक कॉन्फ्रेंस जो स्टार्टअप झारखंड करते हो, एक तरफ वो बैठे, एक तरफ जो स्टार्टअप करना चाहते हैं वो आए, लेट देम हैव फेस टू फेस। राइट। और उसके बाद कुछ लोगों को जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, इन्वेस्टर से हम लोग सपोर्ट कराएं। अब उनके बीच में जिस तरह से भी एग्रीमेंट करना चाहे, वो इन्वेस्टर का लुकआउट होगा कि वो उस बिजनेस में इक्विटी लेना चाहता है, कमीशन लेना चाहता है, वो देखो वो बात की बात है, पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को पहले तैयार हो जाना चाहिए। तब जाके देखना इतने लोग भाग भाग के आएंगे, और आपको फिर क्वार्टरली करना पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूं, फिर क्वार्टरली से मंथली करना पड़ जाएगा, और उसके बाद एक ऐसी बड़ी यूनिट हो जाएगी कि कहीं नहीं आप एक जगह बैठोगे, इन्वेस्टर अपने आप चल के आएगा, स्टार्टअप अपने आप चल के आएगा, और आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा कि कैसे उन दोनों को हम ज्वाइन करें। राइट सर। सो हमारा एक सक्षम प्रोग्राम है सर, जिसमें हम स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट सक्षम प्रोग्राम से एक हमारा स्टार्टअप है जिनको इन्वेस्टर्स मिले हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। हाँ। अजय सत्यापति लॉजिक लेंस के फाउंडर हैं। उनको हमारे थ्रू उनको फंडिंग्स भी मिला है, और हमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स, कुछ वीसीज भी अप्रोच कर रहे हैं कि आपके पास स्टार्टअप्स है, हम कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप नए आइडियाज लेके आ सकते हैं, पिच कर सकते हैं। और यहाँ पे सर मुंबई, दिल्ली, गुजरात से कुछ इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं इस बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वही बात करना चाह रहा था मैं। लास्ट टाइम क्या था सर कि हम लोग छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे थे, तो उस समय बहुत बेहतरीन आइडियाज या फिर बहुत बल्क में लोग नहीं आ रहे थे, तो इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा सा चाहिए रहता है कि हमें इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे पोटेंशियल स्टार्टअप्स आए। तो वो प्लेटफॉर्म हम लोग रेडी करना चाह रहे थे। अब लगभग वो प्लेटफॉर्म हम लोग रेडी कर चुके हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स इस बार आ रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है, आइए अपने आइडियाज को पिच कीजिए इस सेशन में, और हो सकता है कि आप भी अजय सत्यापति की तरह अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट ले रहे हो। आई फुल्ली सपोर्ट यू एंड एग्री यू। थैंक यू सो मच सर। अब दूसरा मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने ही वाला था, आपने आंसर दे दिया कि क्यों आईएचएम के पास अपना इंक्यूबेशन सेंटर नहीं होता है। आप उस पर बहुत
आपसे बात हमारी होते रहती है, आप बता भी रहे थे उस समय और अभी भी आपने बताया कि एक इंक्यूबेशन सेंटर आप रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर यहाँ अगर कोई, मैं ही फॉर एग्जांपल आपका स्टूडेंट हूँ, आपके डोर से एंटर करता हूँ और चिल्लाते हुए आता हूँ, सर मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है सर, तो आपकी मिक्स्ड फीलिंग क्या रहेगी कि पहले पढ़ाई कर लो, डिग्री कंप्लीट कर लो, या उस आइडिया पे डे वन से हम लोग काम करके उसको एक बड़ा चीज पे बनाने के मैं लिए? इमीडिएटली कुर्सी छोड़ के पहले तो उसको गले लगा लूंगा। मैं इस बता रहा हूँ, मैं उस पढ़ाई के साथ साथ भी हो सकता है स्टार्टअप। मेरे पास एक बच्ची है जो फर्स्ट ईयर से अभी सेकेंड ईयर में जाएगी। वो मेरे यहाँ कोर्स करने से पहले ही कुछ बच्चे छोटे छोटे 12th पास करने के बाद वो जुड़ गए और उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है और उन्होंने कुछ फॉरेन ब्रांड्स कंपनीज के साथ टाइप करके इंडिया से प्लेसमेंट एजेंसी का एक कॉन्सेप्ट चालू किया। बच्चे यार 12th पास, क्या पता होता है उनको। एंड शी इज गिविंग जॉब टू पीपल हु गेट्स इन टच विद देम थ्रू लिंक्डइन एंड ऑल। तो ऐसा नहीं, और मैं उस बच्चे को हर समय सपोर्ट करता हूँ, पुश करता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई इन चीज़ों को देख के कि मैं बोला कि तेरा पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, तुम्हारे को बिजनेस भी बंद करने नहीं दूंगा। तो मैं तो उस फेवर में हूँ। देखो पढ़ाई क्या है, गुरुकुल सिस्टम जानते हो? एकदम सर। आपको एक छोटा कहानी बताऊं, पता नहीं टाइम अलाउ करेगा कि नहीं इंटरव्यू का। पंचतंत्र सुने होंगे, जानते हो ये कहानी कैसे आई है? पंचतंत्र के बारे में बताऊं तो एक राजा के 3 महामूर्ख बच्चे थे। तो वो परेशान था कि मेरे बाद राज्य को कैसे चलाएंगे। तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने मंत्रियों से किया, तो उन्होंने एक पंडित श्री विष्णु शर्मा का सजेस्ट किया नाम, वो आए। तो उसी समय कहा गया कि देखिए लेट तो बहुत हो चुका है, क्योंकि पहले 12 वर्ष पहले का गुरुकुल वही तो करे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था जिसको स्पॉइल कर दिया गया है। अगर हम वापस उसमें चले जाए ना तो अभी भी बहुत अच्छा है, हमारा चीज़ें हो सकती। 12 साल तक वो कह रहे हैं केवल व्याकरण पढ़ाते हैं, ठीक है। 12 साल के बाद उनको हम नीति शास्त्र पढ़ाते हैं, फिर नीति शास्त्र पढ़ने के बाद जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है तब वो पढ़ाते हैं, फिर काम शास्त्र पढ़ाते हैं। तो ये चारों चीज में जब आदमी निपुण होता है तभी वो राज्य चला सकेगा या जो भी कुछ अपना जीवन यापन भी अच्छे से कर। तो अब तो टाइम नहीं, तो विष्णु शर्मा जी से कहा गया कि भाई मेरे बच्चों को तो ये तो महामूर्ख है, हम तो आपको 100 गांव दे देंगे अगर ये। तो उन्होंने कहा कि देखिए 80 साल मेरा उम्र हो गया है और मुझे अब कोई मोह माया से लोभ नहीं है, ये सब पैसा रुपया कोई मेरे फायदे का चीज़ है नहीं। तो मतलब धन, पैसा रुपया तो आज हम लोग बोलते हैं, उस समय धन कहा जाता है, धन हमारे के। लेकिन मैं आपके बच्चों को तैयार कर दूंगा और अगर नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम त्याग दूंगा। वहाँ से इस पंचतंत्र का कॉन्सेप्ट आया था। और पंचतंत्र हम लोगों ने क्या किया, फिर से चेंज करके उसको बच्चों की कहानियाँ कर दिया। एक्चुअली पंचतंत्र बच्चों के लिए भी, यूथ के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी, सबके लिए है उसमें कहानी। वो अपने आप में जो इतना साल का मैंने कहा ना कि व्याकरण, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम, वो सारा चीज का निचोड़ कहानी के रूप में विष्णु शर्मा जी ने तैयार किया था। तो ये चीजें हैं कि हम भी उसी में बिलीव करता हूँ मैं भी। तो बच्चा पढ़ते पढ़ते किताब की पढ़ाई और परीक्षा दे के निपुण नहीं होता है, वही बताना चाह रहा हूँ। तो जब बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो अगर बच्चा बिजनेस करता है तो वही तो मेरा पर्पज था ना, राइट। या तो नौकरी करे या व्यवसाय करे, मेरा तो पर्पज था कि उसको उसमें निपुण बनाए ना, उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान, नीति शास्त्र का ज्ञान, व्याकरण, जो आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हो, राइट। नीति शास्त्र हम जो लोगों से हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं, कैसे व्यवहार रखना है, कैसे लोगों से मिलना है जुलना, नेटवर्किंग है, व्यवसाय का पात्र, नेटवर्क, बिहेवियर, ये सब। और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बिना तो बिजनेस होगा नहीं। एंड काम शास्त्र इज बेसिकली रिलेटेड टू योर फैमिली लाइफ। तो इन सब चीजों का बैलेंस ही तो तैयार करके मुझे उस बच्चे को, मतलब कहते हैं ना सोना को आग में पकाओ तो कुंदन बनता है, तो कुंदन बनाना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिलेबस मुझे किसी ने दे दिया है, टीचर्स को बोल दिया रटवा दो, परीक्षा लिखवा दो, बच्चा पास हो जाए उसके बाद घर भेज दो। नहीं, तो अगर वो बिजनेस लाए तो वो पढ़ाई में मुझे हेल्प होगा।
क्योंकि उस बच्चे को बिजनेस के थ्रू मैं सिखा दूंगा, बिजनेस करते करते जो मेरा पर्पस था 3 साल में डिग्री के बाद वो बने, वो बना दूंगा। तो इसीलिए वेलकम है, वैसा दरवाजा मैं इंतजार करता हूँ कि कोई तोड़ के आ जाए, बंद हो तो। ऐसे तो दरवाजा खुला रहता है, पर गलती से बंद हो, उसका आइडिया माइंड से उड़ नहीं जाए, वो चाहे तो तोड़ के आ जाए, दरवाजा मैं बनवा लूंगा, फाइन नहीं लगाऊंगा उस पर। थैंक यू सो मच सर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। व्याकरण की बात करें सर, तो अभी अगर आप मुझसे बोलेंगे क ख ग घ ज्ञ तक बोलने का, तो हो सकता है कि मैं अभी फंबल करूं, याद ना कर पाऊं। तो हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था सर, वो रियली में एक जेम था, जो अभी मतलब आज़ादी के बाद वो मतलब जो अंग्रेज आए यहाँ रूल करने के लिए, और उनको देखें कि वो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही सबसे बेस्ट है और इसको ही ध्वस्त करके ही हम इसको कुछ कर सकते हैं। तो आपका क्या राय है सर, ये गुरुकुल सिस्टम वापस कैसे इंडिया में लाया जा सकता है? हमको मेरा बहुत उम्मीद था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जब बात चली तो मैं उसको उसी तरह से देखता था। एक तो मॉडर्न जो आज का डिमांड है, और प्लस मेरा गुरुकुल सिस्टम तो, जो मेरे कॉलेज का मैं बात करता हूँ टीचर से भी या बच्चों से भी, तो मैं बात करता हूँ मॉडर्निटी विद ट्रेडिशन। राइट, मतलब मॉडर्न एजुकेशन को गुरुकुल सिस्टम में मिक्स करके पढ़ाना, और ये जो बीच का हमारा है जो कुछ 1900 या 1800 से लेके अभी तक का, उसको वॉश आउट करना है उस एजुकेशन प्रोसेस को। वो बनाता था सरकारी बाबू जी, ठीक है, सरकारी बाबू नहीं बनाना है, हम फिर से वैसे लोग बनाने हैं जो खुद से अपने पैरों पे बिना किसी बैसाखी के खड़े हो सके। धीरू भाई अंबानी ने कौन सा MBA किया था? रिलायंस जैसा बड़ा सेटअप खड़ा करके दे दिए ना जी। तो हम लोग गलत फहमी में हैं, हमको इवॉल्व करना होगा। तभी मैं बच्चों को, मैं टीचर्स को ठीक है टाइम टेबल बनाता हूँ, क्योंकि देखो मुझे कंप्लायंस करना है। मैं JNU से डिग्री मिलती है हमारे यहाँ और NCHM से एफिलेट, तो वो जो सिलेबस दे देते हैं वो तो मुझे इम्प्लीमेंट करना है, मजबूरी है, कंप्लायंस है, वो मुझे आज़ादी तो दे नहीं रहा। आज़ादी देते तो मैं उनको बेस्ट स्टूडेंट यहाँ से निकाल के, लेकिन उसके अलावा मैं क्या करते हूँ कि मैं अपने टाइम टेबल में जहाँ जहाँ मुझे स्पेस मिल रहा है, मैं स्पेशल अलग एक्टिविटीज़ इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बच्चों को वहाँ से इवॉल्व करके लाए। अब देखो एग्जाम्पल, आज आप बैठे हो ना, वैकेशन है, सब IHM बंद है, मेरा कॉलेज 19 जून से खुल गया है। अच्छा, क्यों? मेरा कंप्लायंस था 7 जुलाई से सेशन चालू होना है एकेडमी, तो 7 जुलाई से जो मेरा कंप्लायंस है वो सिलेबस करना होगा। तो मैंने बच्चों को 2 हफ्ते पहले बोला, और 2 हफ्ते में मैंने टीचर्स को हटा दिया है। मैं बाहर से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाया हूँ, और वो लगातार 10 दिन, हर दिन कभी कहीं से GM आ रहे हैं, कहीं से HR मैनेजर आ रहे हैं, कहीं से L&D आ रहे हैं, और वो पढ़ा रहे हैं इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट, ना किताब खोल रहे हैं ना कुछ। तो बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट जो होना चाहिए इस कोर्स को करने के बाद, वो बात तो कर रहे हैं। तो मैं उसी की बात करता हूँ कि मुझे जहाँ मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं उसको यूनिक तरीके से करता हूँ। इसका नाम स्मार्ट क्लासेस होता है, मेरा पेड प्रोजेक्ट है, और कहीं नहीं, आप पता कर लेना, झूठ नहीं बोलूँगा, कहीं नहीं चल रहा है, सब जगह 7 जुलाई से कॉलेजेस खुलेंगे। मेरा 19 जून से खुला, क्यों? मुझे एक्स्ट्रा देना है बच्चों को, मेरी इच्छा है, और कोई रोक नहीं सकता। मैं उसके लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ बच्चों के। तो दैट्स द बेस्ट वे आई कैन डू फॉर माई स्टूडेंट्स। Listen, all IHM students, you all are very grateful to have a principal like भूपेश सर। सर, IHM और स्टार्टअप झारखंड कैसे आपस में कोलैबोरेशंस कर सकता है, ताकि IHM से भी जो स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं या जो स्टार्टअप्स करने की और रुचि रख रहे हैं, उनको हम लोग गाइड कर पाएँ, उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ, उनका स्टार्टअप्स को ग्लोबल लेवल पे हम लोग ले जाएं। देखिए, वही कह रहा हूँ ना, एक बार ये जो इंक्यूबेशन सेंटर का प्लानिंग चल रहा है, अगर वो हो जाता है तो स्टार्टअप झारखंड, बट ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े। वो इंक्यूबेशन सेंटर में तो मैं चीज़ों को इनोवेट करने का एक प्लेटफॉर्म दूंगा, मैं बिजनेस सिखाऊंगा, फिर स्टार्टअप झारखंड आएगा जो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा। तो मतलब इन कोलैबोरेशन हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। स्टार्टअप झारखंड मेरा, कहते हैं ना, एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है और एक होम अफेयर्स मिनिस्ट्री होता है। तो होम अफेयर्स हम संभाल लेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स स्टार्टअप झारखंड की मदद ले लेंगे। तो वी कैन डू इट लाइक दैट वे। क्लियर है विजन मेरा कि हम लोग कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। मैं एक्सपर्टाइज दूंगा, उस एक्सपर्टाइज को मार्केट आप दोगे। थैंक यू सो मच सर, वी आर वेरी, हम लोग बहुत खुश नसीब है जो आपके साथ काम करने का हमें मौका मिलेगा। दूसरा, लिसन ऑल माय व्यूअर्स, सर ने एक बहुत बड़ी बात कही हमारे इस बीच
कि यू डोंट नीड फॉर एन MBA और यू डोंट नीड अ MBA टू बिकम अ फाउंडर। सो सर हम पूछना चाहेंगे कि ये झारखंड से अगर कोई कुछ बड़ा करने का सोच रखता है और उसके पास कुछ लिमिटेड फंड्स है और एक मोबाइल फोन है उसके पास, तो वो कैसे कुछ बड़ा कर सकता है? आपने देखा है ना, आजकल एग्रीगेटर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, चीज़ों को आप मार्केट में अमेजन जैसे देखोगे, मार्केट प्लेस है। अदर आज की देखोगे छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ा सा ऐप बनाने सीख जा रहे हैं, तो अमेजन की तरह वो भी ऑनलाइन इस तरह का बिजनेस आप देखोगे। ट्राइबल्स का भी कुछ एक हमारा ऐप चलता है जो ट्राइबल्स के प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा है, और आप देखोगे इंटरनेशनली डिमांड है, यूरोप से, अमेरिका से लोग बाय आउट कर रहे हैं उस ऐप से। तो एक मोबाइल है, थोड़ा सा पैसा है, तो थोड़ा सा पैसा उसको इनिशियल जो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करना है, ऐप बनाना है, मार्केट लिंकेज तैयार करना है, सप्लाई चेन क्रिएट करना है, प्लानिंग करना, उसके लिए उतना काफ़ी होगा। और मोबाइल से वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि कई ऐसे छोटे बड़े गांव देहात में सेलर्स हैं, आर्टिसंस हैं, या अपना खाना वाना भी बनाते हैं, या आर्ट वर्क है, या पेंटर्स हैं, मतलब अनलिमिटेड है। उन सबको इकट्ठा एक जगह करके उनको एक मार्केट प्लेस देता है, तो बट ऑब्वियस है वो उसके कमीशन से ही कितना कमा लेगा। राइट। 5-5 रुपया भी कमाएगा तो कितना। आप देख रहे हो रिसेंटली अमेजन ने स्टार्ट किया 5 रुपया मार्केट फीस। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पहले नहीं था, 1 महीना हुआ है। 5 रुपया करोड़ों कमा रहा है अमेजन 5 रुपया से, कस्टमर से। पहले वो सेलर से कमीशन लेता था, अब कस्टमर से भी लेने लगा। तो वो बच्चा कमाने का ये एक स्कोप है। कई बच्चों को देखा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए होटल मैनेजमेंट के बच्चों ने बोला सर हम तो अब ऑनलाइन सेल करेंगे। 2-3 इधर उधर बात किया हूँ, वो लोग कोई शर्ट बनाता है, कोई टी शर्ट बनाता है, उन लोगों को हम एक मार्केट दे देंगे ऑनलाइन, तो उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे बेचने। तो इट्स लाइक दैट वे कि हम लोग ये कर सकते हैं। तो सर मैं भी यही बोल रहा था कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही आप पूरे मार्केट प्लेस, पूरा ग्लोबल मार्केट प्लेस आपके पास है। और कुछ झारखंड से मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूँगा कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन से मैंने उनके स्ट्रगल्स को देखा और वो आज एक काफ़ी नाम बना चुके हैं झारखंड राज्य में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फूड इंडस्ट्री में नीतीश एंड कुजीन का। उन्होंने मेरे होटल में भी आके शूट करा था। उस समय उनके पास एक मोबाइल फ़ोन, बहुत सस्ता सा मोबाइल फ़ोन था सर, जो गर्म हो जाता था जब वो रिकॉर्ड करते थे तो। और उन्होंने मेरे फ्रिज पे उसको रखा पहले ठंडे होने के लिए, फिर उन्होंने रिकॉर्ड करा और आज ग्लोबल लेवल पे अपना नाम भी बना रहे हैं। तो सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स नीतीश फ्रॉम आर इंडस्ट्री। और दूसरा सर एक ट्रैवलर है आर्या, जो हमारे इवेंट में भी आए थे। कुछ लोग हैं सर जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और सपोर्ट ना मिल पाने के वजह से आज मैं उनके बारे में बताना ये चाहूँगा कि सर उन्होंने पूरे झारखंड का पैदल यात्रा करा। पैदल यात्रा करके कुछ हिडन जेम्स भी ढूंढ के लाए। झारखंड में कुछ हिडन जेम्स है जो अभी तक अनटच्ड है, वहाँ तक कोई टूरिस्ट या कोई कहीं गए ही नहीं है, और वो ये सारा चीज़ लेके आए। बट उनको यहाँ के इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से या किसी से कोई मदद नहीं मिल पाया। आज वो बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं सर। अगर उनको इसी तरीके से कोई सपोर्ट किसी को ना मिले, कुछ करना चाह रहा है, तो फिर वो जॉब करते हुए अपनी लाइफ को एक अलग दिशा में ले गया। वो कुछ झारखंड के लिए कर सकते थे, एक जेम बन सकते थे। हम उनके इंफॉर्मेशंस लेके बहुत और टूरिस्ट प्लेसेस बना सकते थे। तो सर इन चीज़ों को सपोर्ट ना मिलने के कारण कुछ लोग अच्छा जो करना चाह रहे थे उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और कर नहीं पाते हैं। और अगर आपको पूरा छूट मिले यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, एज अ झारखंड जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना चाहता है, इसको एक्सपैंड करने का और झारखंड को पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का, जैसे केरला हो गया सर, हिमाचल हो गया, लोग वर्ल्ड लेवल पे झारखंड को या इंडिया लेवल पे भी झारखंड को एज अ टूरिस्ट प्लेस नहीं देख पाते हैं, तो आप उसमें कैसा फर्स्ट स्टेप लेते हैं और कैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को और इवॉल्व करते सर? जो सवाल है आप आज से 5 साल पहले पूछे होते तो जवाब कुछ अलग होता है। अब बात करोगे तो अब झारखंड टूरिज्म को जब से मैं आया हूँ, हम लोगों ने बहुत इवॉल्व किया है। आपको धीरे धीरे उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। हम देखिए, मेरा क्या एफर्ट है, मेरा कुजीन है स्ट्रॉन्ग एरिया, तो मैंने कल्चर और कुजीन को जोड़ा है। ठीक है, तो कल्चर और कुजीन को जोड़ के मैं झारखंड को प्रेजेंट किया हूँ एटलीस्ट मेरे नेशनल प्लेटफॉर्म पे। और आज की डेट में बैंगलोर, दिल्ली जैसे जगहों पे
हमारा फूड का कुजीन का पॉपअप्स हो रहा है। अभी जो IIFA अवार्ड हुआ था, आईफा अवार्ड्स। उसमें आईफा अवार्ड्स में भी झारखंड कुजीन का एक प्रॉपर स्टॉल डॉक्टर मनीषा उरांव जो ओपन फील्ड से उन्होंने लगाया था। तो अब चीज़ें बदल गई हैं, लोग झारखंड आने लगे हैं, थोड़ी दिनों की बात है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, वो डेवलप हो रहा है। अभी प्रेजेंटली मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब मेरा जो अभी प्रेजेंटली जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उससे उम्मीद जगा हुआ है मेरा। और आप बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स की, जो आप स्टार्ट किए थे, तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी अभी नया पॉलिसी अब आ गया है। जी। मैं भी उस कमेटी का, स्क्रूटनी कमेटी का मेंबर हूँ। मैं झारखंड का स्टेट टूरिज्म पॉलिसी कमेटी में मेंबर हूँ। तो क्यों पहले नहीं था? STPC अगर पुराना उठा के देखोगे तो कौन लोग थे, उनको टूरिज्म का कोई अभी सारे टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं। और फटाफट फटाफट लास्ट 1 ईयर में एक्शन हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। तो देखो रिजल्ट है ना, लॉन्ग रन होता है। आज करोगे तो आज का ही आज रिजल्ट नहीं दिखता है। इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि शॉर्टकट्स में आपको आंसर दे, वो बड़ा बात होता है, बड़े लेवल पे होता है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप्स हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। पहले हम लोग सोए हुए थे, अब दौड़ रहे हैं, ठीक है। और झारखंड को अब पहचान मिलने लगा। केरला की बात करो तो पुराना स्टैब्लिश टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट था, MP ने अपने आप को मार्केट किया, बाद में MP कर्नाटक टूरिज्म ने अपने आप को मार्केट किया। अब हमारी बारी है। इधर 2-3 सालों से हमने जिस लेवल पे मार्केटिंग करना चालू किया है ना कहीं मुझे तो लगता है हम कर्नाटक से बेटर मार्केटिंग स्कोप में आ चुके हैं। और MP को भी जल्दी पीछे छोड़ देंगे। राजस्थान तो देखो पुराना हो गया फिर से, उसको तो शुरू से हेरिटेज के लिए जाना गया था, तो मार्केट उसका स्टैब्लिश हो गया। तो हमारा जो हिडन जेम की जो बात कर रहे हो, आर्या जैसे लोगों के लिए चीज़ें अब पॉजिटिव्स होने वाली हैं, बदलाव आ गया है, पहले नहीं दिख रहा था। जो भी हुआ, मैं पास्ट में नहीं जाना चाहूँगा। मैं बिलीव करता हूँ प्रेजेंट को ठीक कर दो जिससे कि फ्यूचर गोल्डन हो। राइट। तो अभी प्रेजेंट में वी हैव स्टार्टेड टेकिंग द बेबी स्टेप्स, देन अपने आप देखोगे कि बड़ा स्टेप आएगा। आपने रिसेंटली एक हफ्ता पहले ही देखा होगा, जो 24 जून को न्यूज़पेपर में बड़ा आया था, ताज होटल का शिलान्यास होगा। राइट। इसमें ताज जैसा ब्रांड आ रहा है जी, फॉर्चून जैसा ब्रांड आ रहा है, लेमन ट्री जैसा ब्रांड आ रहा है। पहले से आपके पास रेडिसन था सर। तो होटल सेक्टर भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? टूरिज्म में डेवलपमेंट, उनको प्रोजेक्शन दिख गया है, तभी तो वो आ रहे हैं ना। राइट। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं पैसा लगा देगी आप पे। तो आप देखोगे तो झारखंड का बूम स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग अपर ग्राफ की तरफ जा रहे हैं, फ्लैट ग्राफ खत्म हो चुका है, एंड द टेंजेंट इज नाउ देयर, एंड आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आप निराश नहीं हो, हैव द होप, वी विल बी द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। बट ये पॉलिसी टॉक्स अगर हम स्टार्टअप की तरफ देखें तो स्टार्टअप्स का कोई ऐसा पॉलिसी रिसेंटली कुछ नहीं बना है सर। कोई एक सिंगल विंडो नहीं है। अगर कोई स्टार्टअप ओनर या स्टार्टअप फाउंडर को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो वो कहाँ जाए सर? उसके पास कोई पॉलिसी मेकर, कोई एक सिंगल विंडो नहीं है जहाँ पे वो जाके कुछ बात कर टूरिज्म सेक्टर, जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो जो अपना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं होम स्टेज वगैरह को प्रमोट करने के लिए। तो हमारे सेक्टर का स्टार्टअप तो है, लेकिन ओवरऑल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, केवल मैं हॉस्पिटैलिटी से नहीं बात करूँ, तो जो हमारा स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट जो झारखंड में इम्प्लीमेंट होना है, जो अटल इनोवेशन है, अटल का इंक्यूबेशन है, नीति आयोग के कुछ स्कीम्स हैं। तो हमारे जो स्टार्टअप का जो वन सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए था, डिपार्टमेंट होना चाहिए था, उसकी कमेटी कहीं ना कहीं मिसिंग है। इस कारण से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आई एम इन टॉक्स। जिस दिन मौका मिलेगा जल्दी से जल्दी उसको भी एक्टिवेट करके लाइव करवाएंगे, तो फिर हम लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई एम अवेयर ऑफ दिट, मुझे पता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास कई फंड्स आते हैं नीति आयोग से, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इसलिए नहीं हो पा रही है। तो ये चैलेंज है, इसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, बट इसका सॉल्यूशन है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। बस वो जो छोटा सा एक है कि एक कमिटी होती है, अप्रूवल्स होते हैं, सिलेक्शंस होते हैं, वो चीज़ को एक्टिवेट करना होगा, वो एक्टिवेटेड नहीं है। छोटे छोटे लेवल पे हो रहा है। जैसे अभी देखिएगा DC रांची ने
एंटरप्रेन्योर्स जी, 100 जी, जी। एंटरप्रेन्योर्स वाला लॉन्च किया है। राइट, राइट। तो वो अपने लेवल पे अब छोटे छोटे पॉकेट्स में स्टार्ट हो गया, बट ये जो स्टेट लेवल पे है तो वो हमारा स्टार्टअप झारखंड जब तक लाइव नहीं, जैसे स्किल इंडिया झारखंड देखोगे पूरी फुल स्पीड दौड़ रहा है, आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगा है, रिजल्ट्स दिख रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप झारखंड के रिजल्ट्स नहीं दिख रहे क्योंकि इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। तो वी होप सो, मुझे उम्मीद है कि उसको भी हम लोग सुधार पाएंगे। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टार्टअप फाउंडर्स सर। लास्टली थोड़ी एआई की तरफ बात करके हम इसको कंक्लूड करेंगे। हम आजकल सुन रहे हैं सर, और बहुत हर कोई सुन रहे हैं कि एआई इज टेकिंग जॉब्स, एआई जॉब को रिप्लेस कर रहा है। आपको क्या लगता है सर कि एक अच्छा कम्युनिकेटर होना, एक अच्छा कॉन्फिडेंट लोग कम्युनिकेटर हो, तो उनका जॉब रिप्लेस कर सकता है एआई? आपका जो बर्थ ईयर है क्या है? 1998 है सर। इसीलिए नहीं कनेक्ट कर पाओगे। हम लोग हैं 70s के, तो 84 में यही डर हुआ था, कंप्यूटर्स आएंगे सबका जॉब खा जाएंगे। सारे यूनियंस हड़ताल कर रहे थे, पहले यूनियन से स्ट्रांग हुआ करते थे, बंदी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा जॉब चला जाएगा, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं। आया कि नहीं कंप्यूटर? आया सर। किसका जॉब खाया कंप्यूटर? और किसी का नहीं खाया। जॉब दिया। हाँ, नया, बस आपको नई स्किल्स सीखनी होती। एआई आ रहा है, आप देखोगे एआई के नाम पे आज की डेट में कितने लोग कमा रहे हैं कि चैट जीपीटी का हम ट्रेनिंग देंगे, चैट जीपीटी को आपको सही तरीके से यूज करने बताएंगे, ब्ला ब्ला। तो एआई आ रहा हमारे काम को आसान करने के लिए, हमारी नौकरी को खाने के लिए नहीं। हाँ, कुछ सेक्टर्स में एआई सारा जो काम कुछ ऐसा करेगा जो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअल इंटरवेंशंस को खत्म कर देगा क्योंकि परफेक्शन की तरफ चला जाएगा। एग्रीड, बट चेंजेस आएंगे ना, फिर एआई को चलाने के लिए नए जॉब्स जनरेट होंगे। तो हम लोगों को क्या करना है? अपने आप को अपग्रेड करना है, स्किल्स को अपडेट करना है। एआई जॉब नहीं खा सकता है किसी का। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की मैं अपनी बात करूं, मेरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को तो एआई पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकता, पार्शियली हमारे यहाँ आएगा हमारा काम आसान करने। लेकिन आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो एआई थोड़ी जो खाना बना के खाना खिला देगा, राइट। तो वो तो फिर आपका वहाँ पे सर्विस है, चाहे हॉस्पिटैलिटी वेलकम, एआई वेलकम नहीं ना कर देगा। वेलकम के लिए तो एक ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ना। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपके चेहरे को देख के पढ़ के एआई नहीं डिसाइड कर लेगा कि आपका मूड कैसा है, आपसे कैसे बात करना है, या आप जैसे अभी इशारा करते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो आपको सपोर्ट मिलता है। वो सब एआई नहीं डिस्टर्ब कर पाएगा। एआई टेक्नोलॉजी आएगी, हमारे सेक्टर में भी आएगी, बाकी सेक्टर्स में भी आएगा, काम को आसान करेगा। लेकिन हम लोगों ने अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो हम बेरोजगारी की बात करेंगे। नहीं तो एआई आने के बाद तो रोजगार इतना ज़्यादा सृजित होगा कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ एआई अर्निंग का एक उपाय देगा। तो उसको समझना होगा। टू अर्ली है, लेकिन बहुत फास्ट आ रहा है एआई, तो हम लोग वेट भी नहीं कर सकते। कंप्यूटर वाला जमाना था कि धीरे धीरे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ था, एआई बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा है, तो हम लोग को भी बहुत फास्ट सोचना होगा। हम वेट नहीं कर पाएंगे कि एआई कैसे इवॉल्व होगा, तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। अभी से हमें एआई की तरफ अडेप्ट होना होगा सर। बट ये एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा है सर, वो पुराने बुक्स पे ही चल रहा है अभी। वो एआई इंटरवेंशन के तरफ वैसे कुछ एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस नहीं आया है। अभी भी लोग वही बुक्स कीड़ा पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं वही तो कहा ना कि वही तो बदलाव की आवश्यकता है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ कि हम लोग एआई को दोषी ठहरा रहे हैं, अपने अंदर की कमी नहीं देख रहे हैं। एआई बदलने जा रहा है तो एआई के हिसाब से ना हमारी पढ़ाई चेंज हो जानी चाहिए इमिडिएटली। वही लोगों को सोचना है। और मैं अपने टीचर्स को तो तैयार कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट को समझना होगा। एआई आ रहा है और पुराना सिस्टम जो हाथ पाँव दिमाग आँख नाक हर चीज़ में इन्वॉल्व करना, वो उसको बैलेंस हो जाएगा। आप एआई को आप आदेश दोगे, मतलब ऐसा नहीं कि एआई आपका जो, बट आपको उस लायक तो बनना होगा ना कि एआई का बॉस बन सको और एआई को आप ऑर्डर दे सको तू मेरे लिए ये काम कर। तो लाइक दैट में चीज़ें इवॉल्व होगी। देखो, मैं तो सिंगल एक नैरो पर्सपेक्टिव से भी देख रहा हूँ। मेरा इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में एआई आ रहा है, तो हर इंडस्ट्री में एआई को कैसे इस्तेमाल करना है। अब इंजीनियर्स हैं तो उनको एआई को कैसे इंजीनियरिंग को इवॉल्व करने में करना है।
डॉक्टर्स एआई को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आर्टिशियंस एआई का कैसे इस्तेमाल करेंगे, कल्चरल आर्टिस्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब धीरे धीरे सबको समझना होगा और इसके साथ तुरंत एडेप्ट हो जाना। अब एक बात बताइए, हमारा झारखंड का जैसे है ना अच्छा होना है, राइट, एआई कर लेगा क्या? नहीं सर, नहीं कर तो फिर तो ये चीजें, जो हमारा डोकरा आर्ट है, एआई बना देगा क्या? नहीं सर, सोहराई पेंटिंग नहीं बना पाएगा सर। तो बस वो कंप्यूटर पे बना देगा। हाँ। पर दीवारों पे, कैनवास पे, वो तो ठीक है, आएगा ये, आने दो, लेकिन हम लोग को उसके साथ बैलेंस होना है। और प्लस एआई बनाने वाले को भी ध्यान देना है कि ऐसा भी एआई ना क्रिएट कर दे टेक्नोलॉजी कि वो इंसानों पे राज्य करने लगे, हमें डोमिनेट ना करे। तो एआई को भी एक लिमिट में, बंदिश में रखना होगा कि एंड ऑफ द डे ह्यूमन शुड बी द ओनर, नॉट द एआई, लाइक कंप्यूटर्स। या लास्ट क्वेश्चन सर, हाउ कैन अ IHM रांची स्टूडेंट compete with someone taking admissions in न्यूयॉर्क और दुबई? वहाँ के बच्चों के साथ कैसे compete करेंगे हम? क्या होता है, मतलब मुझे नहीं समझ में, न्यूयॉर्क में ले रहा है, दुबई में ले रहा है एडमिशन, तो उससे क्या फर्क है? वहाँ का वो लोग जो अपना तरीका है एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम का, यहाँ पे हमारा अपना एजुकेशन, मेरी अपनी इंडस्ट्री है। न्यूयॉर्क वाला बच्चा वहाँ का पढ़ा हुआ मेरे यहाँ इंडिया में एडजस्ट नहीं हो पाता है, Right. और इंडिया में पढ़ा हुआ बच्चा न्यूयॉर्क में जाके एडजस्ट हो जाता है। Right. फैक्ट है। दुबई में पढ़ा हुआ बच्चा इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगा, इंडिया का पढ़ा हुआ बच्चा दुबई में धूम मचा देगा। Right, sir. तो ये सब कहने की बात है, जो इंडिया में पढ़ा हुआ बच्चा होता है वो बेस्ट पॉसिबल वे में उसको तैयार किया जाता है। आप ये सब जो है ना, ये छलावा है, दूर का डोल सुहाना लगता है। फॉरेन एजुकेशन सिस्टम, अगेन जिसके अगेंस्ट में मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में वैलिड नहीं है। हमारा ही एजुकेशन सिस्टम रोबस्ट था, उसको हमको पकड़ के रखना है। फिर से नया एजुकेशन पॉलिसी को वो मॉडर्निटी विद ट्रेडिशन वाला मिक्स तैयार करके, अगर पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स अगर कर दें तो चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन जो ले रहे हैं बैठ के वहाँ, वो लोग इस चीज़ को जल्दी समझ जाएं। तो हम भी जानते हैं सर कि हमारे इंडियंस में कितना पोटेंशियल है, और हम इंडियंस ही पूरे वर्ल्ड वाइड धूम मचा रहे हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे फॉरेन के कोई भी कंट्रीज हो, चाहे वो नासा ही क्यों ना हो, या जो टॉप लेवल पे भी है। आप देख रहे होंगे हर जगह इंडियंस का ही नाम आ रहा है, हर जगह लीडरशिप इक्विपमेंट्स में भी, लीडरशिप जगह पे भी इंडियंस है, और हम इंडियंस ही पूरे वर्ल्ड वाइड पे धूम मचा रहे हैं और आगे चल के भी धूम मचाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करना चाहूँगा। जो आपसे मिला था तो आपने एक बात कही थी सर, जो मेरे दिल पे लगा था, और मैं चाहता था कि आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाउ यू वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड सर? आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपसे... हर आदमी चाहता है कि उसको मतलब ही शुड बी रिमेम्बर्ड, लाइक्ड बाय मेनी पीपल। तो मैं तो देखो, मैं अपना काम किए जा रहा हूँ, मेरे को जो आदेश आया है मैं उस आदेश को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जो मतलब मैंने मनुष्य ये में जन्म लिया है, जो मेरा कर्म है वो कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को आगे पीछे कुछ नहीं पता, मेरे को बस एक ही इच्छा रहती है कि भाई जिस दिन यहाँ से बाय बाय टाटा करो दुनिया से, जी, जब मेरा यहाँ का लेखा जोखा ख़त्म हो जाए और कहा जाए कि अब तुम वापस आ जाओ, तो उस दिन मेरा जब जनाजा निकले ना तो बड़े धूम से निकले, वैसे याद चाहता हूँ कि लोग करें मुझे। बहुत धन्यवाद सर, बहुत काफ़ी समय दिया आपने हमें, और सारे लिसनर्स के तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही फ्रूटफुल रहा ये, मैं काफ़ी इंटेक्स ले पाया आपसे, काफ़ी नॉलेज ले पाया, और हमेशा आप हम लोगों को ऐसे ही मेंटरशिप गाइडेंस देते रहें सर। और बहुत धन्यवाद हमसे। धन्यवाद, धन्यवाद, जोहार।